हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, पीजीटी 2021 में आज जो हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, ये पेपर रहेगा पीजीटी हिंदी मेल। 18 जुलाई 2021 को ये 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर। एक शिफ्ट आपके सामने है अभी 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट थी 2 से 5। बाकी दोनों शिफ्ट दोनों आंसर की मेरे पास है और दोनों मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। देखो, इनमें मैथ्स अच्छा है। अच्छे का मतलब मुश्किल से बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कुछ क्वेश्चन जो है मतलब वो कॉन्सेप्चुअल है और वो ज़रूर आपको काम आएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो एक शिफ्ट मैं आपको अभी सॉल्व करा रहा हूँ और बहुत जल्द दूसरी शिफ्ट भी आपको मिल जाएगी। और अगर बात करें देखो इस पीडीएफ की, तो हमेशा की तरह ये कंप्लीट पीडीएफ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप इसको डाउनलोड करके मतलब इसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से एनालाइज करना। और कौन से मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, देखो वन बाय वन हम उनको सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से आपको समझने हैं। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस से आप कह सकते हो। कहता है कि एक व्यापारी 200 रुपये प्रत्येक में 20 मदों का एक बंडल खरीदता है। सिंपल भाषा में सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो 20 वस्तुएं खरीदता है और एक वस्तु उसको 200 रुपये की पड़ती है। कहता है कि वह उत्पादों को इस तरह से चिन्हित करता है, मतलब वस्तुओं को इस तरह से मार्क्ड करता है कि 50% का लाभ कमाया जा सके। अच्छा, डिस्काउंट की कोई बात यहाँ देखो हो नहीं रही। और जैसे कि आप समझ रहे हो कि उसको एक वस्तु खुद 200 रुपये की पड़ रही है और जितना वो मतलब लाभ कमाना चाहता है उतना ही बस वो बढ़ाकर प्राइस लिखना चाहते हैं। अब 50% लाभ का मतलब आप समझ रहे हो 1/2 सीपी का ही निकलता है 200 का। 200 का 1/200 होगा। 100 रुपये अगर उसको कमाना है तो 100 रुपये बढ़ाकर उसको लिखने हैं, यानी कि 300 रुपये उसने एक का मूल्य रखा है। और कोई डिस्काउंट नहीं देना तो बेचना भी इतने में ही है, मतलब ये एसपी भी है, विक्रय मूल्य भी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कहता है कि हर पांचवी वस्तु जिसे वो बेचने के लिए खोलता है तो वो खंडित हुई रहती है, मतलब वो डैमेज्ड है। मतलब टोटल देखो 20 वस्तुएं उसके पास है और हर पांचवी वस्तु यानी कि 1/5 हिस्सा तो डैमेज्ड है। तो अब 4 वस्तुएं तो देखो होगी बेकार। तो अब वो बेचेगा कितनी वस्तुएं, आप बोलोगे 16। अब ऐसा है, देखो उसका जो मतलब मानना था वो ये था अनुमान कि 300 रुपये की एक वस्तु मुझे बेचनी है और 20 वस्तुएं हैं, तो हर हाल में मेरे पास इनको बेचने पर 6,000 रुपये आ जाएंगे। और अभी भी उसको चाहिए तो 6,000 रुपये ही है, बट वो 6,000 रुपये उसको निकालने हैं 16 को बेचने पर। तो अब देखो 6,000 रुपये में उसने 16 वस्तुएं बेचनी है, तो आप कैलकुलेट कर लो कि एक वस्तु को अब वो कितने रुपए में बेचने वाले हैं। कैलकुलेट करने पर 375 आपको यहाँ से मिल रहा है एक वस्तु का बिक्री मूल्य। और पहले उसने 300 रखा था, लेकिन अभी 375 बनाना होगा। बस यही हमसे पूछा है कि उसने कितना बढ़ाया, तो आंसर रहेगा 75 रुपये से उसने बिक्री मूल्य बढ़ाया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। कहता है एक महाविद्यालय में प्रथम छमाही में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक छात्र ने 416 अंक प्राप्त किए और वो भी कितने में से, 800 में। देखो मैं इसका साथ साथ ना यहाँ परसेंटेज निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। और परसेंटेज आप निकालोगे तो 8 × 5 होता है 40 और 2 52% नंबर इस बच्चे के आए फर्स्ट सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में इस बच्चे के नंबर 495 हैं और देखो ये नंबर है 900 में से। तो हम इनको भी परसेंटेज में निकाल लेते हैं और यहाँ से आपको मिलेगा 9 × 5 45 और 5 55% इसके सेकंड सेमेस्टर में है। तो कहता है छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में, देखो हमने अंकों में मतलब प्रतिशत में अंक निकाल लिए, कितनी वृद्धि या कमी है। तो आप देख पा रहे हो 3% की वृद्धि है, तो 3% इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा गलत है, इसको मैं आपको थोड़ा ठीक करा के ही कराता हूँ सॉल्व। आपको गलती देखो ऐसे ठीक करनी है, एक तो ये वृद्धि है ना जो इसको हटा देना है। दूसरा 2019 में मृत्यु से नहीं बल्कि जन्म से मृत्यु का प्रतिशत निकालना है। कहने का मतलब है आप जन्म की तुलना में ना मृत्यु का प्रतिशत निकालोगे 2019 में, और उसी तरीके से आप 2018 में भी मृत्यु का प्रतिशत निकालोगे जन्म की तुलना में। और ये 19 वाला प्रतिशत कितना कम ज़्यादा है 18 से, ये आपको परसेंटेज में निकालना है। तो देखो 2019 में जैसे कि मैंने आपको गलती ठीक कराई है,
2000 हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना है मृत्यु का जन्म की तुलना में, यानी 20,000 की तुलना में। प्रतिशत के लिए आप समझ पा रहे हो, गुना 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 10%, कि 10% यहाँ पर मृत्यु का दर है। उसी तरीके से आप 2018 में भी निकालोगे जब मृत्यु दर, तो वो 1500 है, और वो भी किसकी तुलना में, जन्म की, यानी कि 12,000 की। और परसेंट के लिए 100। तो इसको भी देखो कैलकुलेट करते हैं। 2 से 2 ज़ीरो आप काटोगे, 1 से 1 ज़ीरो कटेगी, और देखो 12 एक कम 12 होता है, बाद ये 12.5% आपको मिल रहे हैं। अब आप इन दोनों का परसेंट हटा लो, और आप ऐसे कहो कि यहाँ जो वैल्यू 10 है वही रिज़ल्ट यहाँ पर 12.5 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 10 है ना, कितना कम या ज़्यादा है 12.5 से। तो आप देख पा रहे हो ये 2.5 कम है, किसकी तुलना में, 12.5 की तुलना में। और परसेंट के लिए 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 1/5 और 5 से ये 20 बार ही कटेगा। तो गलती को सुधारने के बाद जाकर इसका आंसर 20% होता, बट आपको ये जो पेपर में गलती लेके चलना है, इस क्वेश्चन को गलत था। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि भाई 5/8 में, देखो 5/8 यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं भिन्न। और आप समझते हो कि भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको अंश बोला जाता है, इंग्लिश में न्यूमरेटर। नीचे वाले नंबर को आप 8 को हर बोलोगे, यानी कि डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको जो भी नज़र आए, बट वो पहले से ही अपने आप में 100% होते हैं। अब जैसे कि ये अंश में 20% की वृद्धि बता रहे हैं, तो 100 तो ये पहले से ही है, और 20% की वृद्धि होगी, तो यानी कि अब ये अंश अपना ही 120% हो चुका है। उसी तरीके से हर में देखो 25% की कमी होती है। 100% ये पहले से है, 25% आप घटा लोगे तो अब ये 75% रह गया। और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि अब परिणामी भिन्न कितना आ रही है, मतलब रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना आ रहा है। परसेंट से परसेंट आप काट लो। 15 की टेबल से ये 8 बारी कटता है 120, और 15 की टेबल से 5 बारी। 5 से 5 कटा और 8 से 8 कटा, तो आप बोलोगे परिणामी भिन्न आ रही है 1। अब आपको बताना है ये परिणामी भिन्न मूल भिन्न से, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन से कितना ज़्यादा या कम है। तो आप देख पा रहे हो भाई, एक तो बड़ा ही होता है 5/8 से, कितना बड़ा होता है घटा के देख लेते हैं। तो आप बोलोगे 3/8। अगर ऑप्शन में 3/8 होता फ्रैक्शन में तो वही आंसर था, बट इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप समझते हो, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैलकुलेट आप करोगे 12.5 गुणा 3, 37.5 आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है पी और क्यू दो स्थान हैं, और वो एक दूसरे से ना 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा बताया कि ये कार है जिसका नाम ए है, वो पी से निकलती है और क्यू की तरफ चलती है। स्पीड भी बता रखी है आपको, स्पीड 20 है। जबकि एक दूसरी कार क्यू से निकलती है जिसका नाम बी है, और वो पी की तरफ जाती है, और स्पीड बता रखी है 30। अब देखो आगे पढ़ने से पहले आप समझ रहे हो कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में, आमने सामने विपरीत दिशाओं में कोई भी डिस्टेंस जो होता है ना बीच का, उसको हम ट्रैवल करते हैं दोनों के स्पीड के योग से, मतलब दोनों की स्पीड से ऐड हो जाती है। तो आप बोलोगे कि इनके बीच की जो दूरी है ना, ये 100 किलोमीटर, ये 20 + 30 50 की स्पीड से कवर होगी, और सही 2 घंटे बाद ये किसी बिंदु पर मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि वो ये वाला बिंदु है, और यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं। तो बस हमसे पूछा है कि ये बिंदु पी से कितना दूर है। अब देखो इस बिंदु तक पहुँचने के लिए कार ए हो या कार बी हो, दोनों ने भाई 2-2 घंटे चले हैं। अब अगर मुझे पी से ये दूरी पता करनी है, तो आप कार ए को देखो कि उसने पी से कितना दूर, मतलब कितनी दूरी चली है। तो आप बोलोगे 20 की स्पीड है और 2 घंटे चले हैं। इसका मतलब है 40 किलोमीटर पार करते ही वो गाड़ी मिल ली दोनों। तो पी से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों गाड़ियाँ मिलती है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ बता रखा है आपको कि भाई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु को आप डुबोगे एक बेलन में। अच्छा, बेलन की देखो त्रिज्या यानी रेडियस 7 है और ऊंचाई हाइट 28 है। अच्छा, डुबोने से क्या होगा कि कुछ आयतन ना उसका बाहर आ जाएगा, मतलब वो पानी अगर आप मान रहे हो तो पानी वो बाहर आ जाएगा बेलन से। और पानी बाहर आने के बाद कुछ पानी अभी भी बेलन में बचेगा, कुछ आयतन अभी भी बचेगा।
तो आपको वही बताना है कि जो अभी आयतन बचा है ना शंकु को डुबोने के बाद, वो कितना % है। तो सबसे पहले देखो बेलन के अंदर शंकु को डाला जा रहा है, तो बेलन का आयतन हम निकालते हैं। बेलन का फॉर्मूला आपको पता है आयतन का, पाई इंटू में r²h, और r देखो बेलन का 7 दे रखा है, 7 × 7, और h कितना है भाई 28। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 7 से 7 आप काट सकते हो, और आप बोलोगे जो आयतन है ना 22 × 7 × 28 है। अच्छा, डुबाया हमने क्या है शंकु, तो शंकु का आयतन निकालते हैं 1/3 पाई r²h। शंकु का जो r है ना देखो रेडियस वो भी 7 ही है, और h जो है वो 21 है। तो 3 × 7 21 से 21 काट लो आप, तो शंकु का भी आयतन आपको मिल गया। अब शंकु को डुबोने के बाद कितना आयतन बचा इस बेलन का, तो देखो आपको इस आयतन में से ये वाला आयतन माइनस करना होगा, और माइनस भी देखो कैसे करना है कि 22 × 7 आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा होगा, तो आप 22 × 7 को तो ले लो कॉमन। उसके बाद देखो यहाँ पर सिर्फ 28 बच रहा है कॉमन लेने के बाद, और यहाँ सिर्फ 7 बच रहे हैं, तो 28 में से 7 गया, बचा 21। इतना आयतन बचा है, और हमें इसका प्रतिशत निकालना है ओरिजिनली बेलन के आयतन से। तो शुरुआत में जो बेलन का आयतन था देखो वो अभी भी आपको नज़र आ रहा है 22 × 7, मतलब 7 से तो 7 कट ही गया था, तो 22 × 7 × 28, और परसेंट के लिए 100। तो यहाँ से देखो 22 × 7 से 22 × 7 कैंसिल आउट हुआ, 7 से आप 3 बारी काटोगे 4 बारी, और आप समझ रहे हो कि 25 दिए 75% आयतन अभी भी शेष है। तो देखो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है ना, कहीं भी देखो मतलब हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, बड़ा कंफर्टेबल कैलकुलेशन थी। तो आप इस पर ध्यान देना कि कैसे मतलब कॉमन लेते हुए कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहा है कि एक आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर, अंकिता और बर्मन। तो बता रखा है कि भाई किस वर्ष में इनका कितना वेतन था। यहाँ आपको राजस्व बता दिया, तो आप मान लो कि चलो राजस्व ही वेतन है, और अभी आपको बताना है कि देखो हर जगह वृद्धि तो हो ही रही है, सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है। अब ये भी देखो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत ही कह सकते हो आप, क्योंकि ना तो ये बता रखा है कि मतलब आपस में इनको हमें रिलेट करना है, या फिर इंडिविजुअली हमें इनको अलग अलग मतलब रिलेट करना है। तो अगर हम आपस में देखेंगे ना, जैसे 20 की वृद्धि हुई है 90 पर, तो ऐसे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो इसलिए इनको इंडिविजुअल चलाते हैं। जैसे कि आप देखो अंकिता को, यहाँ पर अंकिता की जो वेतन बढ़ रहा है वो 11 रुपये से बढ़ा। उसी तरीके से 2020 में जो वेतन बढ़ा अंकिता का 121 से 133 हो गया, तो ये 12 से बढ़ा। अच्छा, अब बात करें दूसरे की, बर्मन की, तो बर्मन का देखो वेतन या राजस्व यहाँ पर 8 से बढ़ता आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ आपको बढ़ता नज़र आ रहा है 18 से। तो वृद्धि तो देखो हुई है, बट सबसे कम कहाँ हुई है 2019 में, जैसे कि आप देख रहे हो 11 से बढ़ा और ये 8 से बढ़ा। तो हम इसको मतलब थोड़ा सा ना ठीक करके इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट से आंसर दे रहे हैं कि 2019। बाकी आप ऑप्शन भी देखोगे ना, तो 4 ऑप्शन में से देखो 2 ऑप्शन एक जैसे, 2 ऑप्शन एक जैसे, तो मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती का क्वेश्चन था। बाकी क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया इसमें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है, कहता है एक हाउस पार्टी में कुल खर्च के 2 घटक हैं। अब घटक का मतलब होता है फैक्टर, मतलब कि 2 फैक्टर्स है टोटल खर्च के। एक तो है जो खर्च हमेशा फिक्स रहता है, कोई आए या ना आए वो तो फिक्स है ही, और एक दूसरा खर्चा है परिवर्तनीय है, जैसे जैसे लोग बढ़ते चलेंगे तो वो खर्चा बढ़ता चलेगा। अब ऐसे ही हमें बता रखा है कि अगर 25 लोग होते हैं तो औसत खर्च 600 रुपये आता है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, मैं मान लेता हूँ कि वो जो फिक्स वाला खर्च है ना वो x रुपये है, और 25 लोगों का जो खर्च है वो 25y है, क्योंकि एक का खर्च मैंने y मान लिया, और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल खर्च बनना चाहिए वो बनना चाहिए 15,000। अब ये 15,000 मैंने कैसे बनाया है, तो देखो ये औसत खर्च है 600, और आदमियों की संख्या 25 है, तो 600 की गुणा 25 में करने से ही आपको टोटल खर्च पता चलेगा। एक और इक्वेशन बनेगी, देखो कहता है कि भाई अगर 50 लोग होते तो फिर से देखो x तो है ही फिक्स्ड, और एक का खर्चा y है, तो 50 लोगों का खर्चा 50y होता, और इनका भी औसत ही दे रखा है 500,
तो आप समझ पा रहे हो, 500 ही गुणा 50 में करोगे तो आप बोलोगे इनका टोटल खर्च 25,000 आया है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को बड़े ध्यान से देखो। जैसे कि आपको यहाँ पर खर्चा बढ़ता नज़र आ रहा है 10,000 से, तो ये 10,000 से खर्चा भाई इस एक्स की वजह से नहीं बढ़ा, ये तो फिक्स है। ये खर्चा बढ़ा है देखो इन दोनों के अंतर की वजह से। तो आप बोलोगे 25y बराबर है 10,000 के, और 25 इसको बल्कि काटेगा 400 बारी। तो आपको पता चल गया कि वो जो परिवर्तनीय खर्चा है एक आदमी का वो 400 रुपये है। और किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर लो, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। अगर जो y की वैल्यू 400 है तो 25y की वैल्यू 10,000 है, और 10,000 अगर आप यहाँ लाकर घटाते हो तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है 5,000, कि 5,000 तो बिल्कुल फिक्स चार्जेस है। अब देखो हमें औसत खर्च निकालना है 100 लोगों का, तो सबसे पहले तो भाई फिक्स चार्जेस जो कि 5,000 है, और उसके बाद जैसे कि 100 लोग हैं और एक का परिवर्तनीय खर्च 400 है, तो 100 का इतना होगा। अब ये टोटल अगर आप समझ पा रहे हो 40,000 और 5 45,000, तो 45,000 रुपये टोटल खर्च बनेगा, और औसत हमसे पूछा है तो आप 100 से डिवाइड कर लो, तो आप बोलोगे 450 रुपये औसत खर्च बनेगा इन 100 लोगों का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको बताया कि ए बी और सी, यहाँ पर 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है, और ये गुणोत्तर में है। देखो गुणोत्तर का मतलब क्या होता है, जीपी। जैसे एक एपी सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी होती है एक जीपी जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर क्या होता है देखो, जो रेशियो होगा पहली 2 टर्म का ए और बी का, बिल्कुल वही रेशियो बनेगा अगली 2 टर्म का, यानी बी बाय सी। ये जीपी में होता है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करो और आप क्या कह सकते हो कि भाई ए सी जो होगा वो बराबर होगा बी स्क्वायर के, या फिर अगर मैं बी पे स्क्वायर ना लगाऊँ तो आप बोलोगे यहाँ अंडर रूट लगा दो। अब देखो ए गुना सी आपको दे रखा है 36, तो आप ए सी की जगह सीधा 36 लिखोगे, और 36 का अंडर रूट आप समझ रहे हो 6 होता है, तो बी की वैल्यू जो यहाँ पर होगी ना वो रहेगी 6। 6 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड वर्क से है। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर ए और बी 8। उसी तरीके से अगर आप काम कराते हो अकेले ए से, तो ए अकेला इस काम को भाई 10 दिनों में कर सकता है। अब कहता है कि ए अकेला 2 दिनों के लिए कार्य करता है और छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले आप टोटल वर्क बना लो, 8 और 10 के एलसीएम से बनेगा जो कि 40 होता है। उसके बाद ए और बी की क्षमता मिलाकर देखो 5 आ रही है, और ए की 4 आ रही है। अगर ए की 4 है, दोनों की 5 है, तो बी की 1 हुई। अब जैसे कि आपको काम कराना है पहले अकेले 2 दिन ए से, और ए की क्षमता देखो आपके सामने है 4, तो यानी कि 8 काम तो हो गया। और अभी जो 32 काम है वो अकेला बी करेगा, और बी की क्षमता देखो कितनी है 1, तो 1 की क्षमता से 32 काम होने में लगेंगे 32 दिन। 32 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर से आप कह सकते हो टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट है चैन एंड रूल पर। कहता है कि एक श्रमिक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और ठेकेदार कार्य 5 दिनों में करवाना चाहता है, तो उसे ऐसे कितने श्रमिकों को काम पर लगाना मतलब रखना चाहिए। तो अब मान लेते हैं देखो उसने एक्स आदमियों को रखा और ये 15 दिन में काम कर सकते हैं। अब कहते हैं कि 5 दिनों में ये काम ख़त्म कराना है, 5 दिनों में, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वाई लोग काम करेंगे। अब यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो आपको मिल जाएगा। एक्स और वाई का जो रेशियो आपको मिल रहा है देखो, वो मिल रहा है आपको 1 और 3। तो इसका मतलब है कि अगर पहले एक आदमी काम पर रखा था ना, तो अभी 3 रखने होंगे। तो इसका मतलब है आप कह सकते हो 3 गुना श्रमिकों को रखना होगा। एक्चुअली में ये 3 आदमी नहीं होंगे, ये 3 गुना होंगे, तो 3 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि किसी संख्या का 8%, मैं मान लेता हूँ एक्स एक नंबर है, उसका 8% आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बराबर है 200 के 4% के, मतलब 200 का 4%। तो यहाँ से ना आप नंबर निकाल सकते हो। देखो परसेंट से परसेंट कटा, और 4 से ये नंबर 2 बारी कटा, और 2 से ये 100 बारी कटा, तो वो जो नंबर हमने एक्स माना है वो 100 आ गया।
और हमसे उसका 3 गुना पूछा जा रहा है, तो आप समझ रहे हो 100 का 3 गुना 300 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मेंसुरेशन से कहता है एक शंकु की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर देखो पहले वाले शंकु की रेडियस 1 है, तो मैं यहाँ वाले दूसरे शंकु की रेडियस को ना 2 कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ। ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, मतलब अगर इसकी हाइट को मैं 2 मानूँ तो 2 का आधा, ये वाली हाइट 1 होगी। और कहता है कि मूल शंकु यानी ओरिजिनल शंकु और यहाँ जो नया शंकु, उन दोनों के वॉल्यूम्स का ना हमें रेशियो तैयार करना है। आप समझते हो, देखो शंकु वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हालांकि 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कैंसिल ही हो जाएगी, बचेगा आर स्क्वायर एच। तो देखो आर स्क्वायर 1 ही बन रहा है यहाँ पर और एच 2 बन रहे हैं। इधर देखो आर स्क्वायर 4 बन रहा है और एच 1 बन रहे हैं। तो रेशियो जो बनेगा ना इनका, वो आपके सामने है, वो बन रहा है 1:2। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, आप कह सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट से है। कहता है कि ए एक योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है। तो पहले वर्ष में तो देखो उसको ब्याज मिलता है 10%, लिख देते हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको ब्याज मिल रहा है। हालांकि पहले साल CISI सब सेम ही होते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि का वादा करती है। कहने का मतलब क्या है, दूसरे वर्ष में ना उसको 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज देना है, मतलब मिल रहा है उसको। तो देखो दूसरे वर्ष ना अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, हर 6 महीने बाद उसको 10% मिलेगा। 20% तो देखो पूरे वर्ष का है, आप उसको अर्धवार्षिक बनाओगे तो 6 महीने में 10% मिलेगा। और 2 बार ही 10% मिलने का मतलब आप समझ रहे हो, CI में x + y से इसको कंबाइन कर सकते हो। x + y + xy का मतलब दोनों को इंटू करोगे 100/100, तो आप बोलोगे कि ये तो फ़ायदा ही हुआ, मतलब 21% मिल गया। तो इस तरीके से पहले वर्ष उसको निवेश पे 10% मिला और दूसरे वर्ष 21% मिला। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि उसको टोटल कितना मिला, फिर से आपको कंबाइन करना होगा x + y लगा के। आप बोलोगे 10, y का मतलब 21 और y का मतलब 31 नहीं 210, मल्टीप्लाई करना है ना, 210/100। तो 21 और 10 होता है भाई 31, और 31 में जब आप 2.1 जोड़ोगे तो आप बोलोगे कुल मिलाकर 33.1। अब मैं इतनी बात हटा देता हूँ। और अब तक की बात ये थी कि जितना भी इसने निवेश किया है ना, इसको कुल मिलाकर जो ब्याज मिलेगा वो 33.1% मिलेगा। मतलब हमने उन सबको ना कंबाइंड कर लिया। अब आगे क्या कहते हैं, अगर उसने एक ऐसी योजना में निवेश किया होता जो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के तहत उसे 15% का ब्याज देती। अब साधारण ब्याज में कंबाइंड करना और आसान है, हर साल सेम ही होते हैं। तो आप बोलते कि भाई 2 साल में फिर तो इसको जो ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो तो 30% ही मिलता। और हमसे बस इन दोनों का अंतर पूछा है रुपए में। परसेंटेज का अंतर देखो आपको दे रखा है, मतलब आप निकाल सकते हो 3.1%। और अगर रुपए में आपको निकालना है तो प्रिंसिपल आपको दे ही रखा है 10,000, तो इसी का बस आप 3.1% निकाल लो। देखो ये परसेंट वाला 100 आया और ये डेसिमल हटाओगे तो एक और आ गया, 3 से 3 0 कटी और 310 इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाली जो स्कीम थी ना, उसमें उसको 310 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहाँ आपको बता रखा है कि प्रतीक और दिशा बिंदु Q से स्टार्ट करके, मतलब मान लो आप एक सर्कुलर स्टेडियम है और इसकी लंबाई ना ट्रैक की 12 किलोमीटर है, और कोई पॉइंट रहा होगा, अब मान लो Q पॉइंट है। तो Q पॉइंट से इन्होंने भागना शुरू किया प्रतीक और दिशा ने। प्रतीक की जो स्पीड है देखो वो आपको बता रखी है 4 और दिशा की स्पीड है 6। अब कहते हैं कि जब ये ट्रैक पे चलेंगे तो दोनों ना मिलेंगे ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। तो वो कितने बिंदु होंगे, मतलब जैसे या तो वो हमेशा इसी बिंदु पर मिले या फिर वो हमेशा इसी बिंदु पर मिले, तो आप बोलोगे एक है। अद्वितीय बिंदुओं का मतलब होगा यूनिक पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे ये हमेशा मिल रहे हैं तो आप एक ही पॉइंट कहोगे, उसको बार बार ही काउंट नहीं करोगे।
तो कितने पॉइंट्स है जिस पर ये मिलते हैं वो हमें पता करना है, कितने यूनिक पॉइंट्स हैं। इसका देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि ये जो पहली बारी मिलेंगे ना, वो कब मिलेंगे, मतलब शुरुआती बिंदु पर ये पहली बार कब मिलेंगे। तो देखो भाई, इनकी स्पीड आपको बता रखी है, डिस्टेंस बता रखा है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जब प्रतीक 4 की स्पीड से चलेगा। तो आप समझ रहे हो 12/4, यानी कि उसको 3 घंटे लगेंगे एक राउंड कंप्लीट करने में। उसी तरीके से जो दिशा है वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जब 6 की स्पीड से चलेगी तो 2 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी। और कब वो पहली बारी इस पॉइंट पर मिलेंगे शुरुआती बिंदु पर, तो वो इनका एलसीएम होगा। 3 और 2 का एलसीएम आप समझ रहे हो 6 घंटे। अब देखो यहाँ से आपने इतनी बात निकाल ली कि ये दोनों जो पहली बारी मिलेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट पर, वो 6 घंटे बाद मिलेंगे। अब इसको आप डिवाइड करोगे उस टाइम से जब ये दोनों पहली बारी मिलेंगे। यहाँ 6 घंटे मैंने निकाला है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पहली बारी कब एक दूसरे से मिलेंगे, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। तो अब आपको क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी तो हमेशा 12 ही रहेगी। और जैसे कि सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में, आप समझते हो स्पीड से ना माइनस हो जाती है, मतलब अंतर से डिस्टेंस कवर होता है। अब 6 में से 4 गया 2, तो आप बोलोगे ये पहली बारी ना 6 घंटे में ही मिलेंगे। और जब हम इसको 6 घंटे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मिलते हैं, और ऐसे नंबर ऑफ़ यूनिक पॉइंट ना सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो एक इसका आंसर होगा। मैं फिर से आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट मतलब रिपीट करा देता हूँ। ऊपर जो मैंने टाइम लिखा है ये टाइम है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बारी कब मिलेंगे, और नीचे जो मैंने टाइम लिखा है ये टाइम है कि ये पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बारी देखो कब मिलेंगे, ये आपको अच्छे से आता है कि डिस्टेंस दोनों के बीच हमेशा 12 रहेगा, और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती है। 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ से भी 6 ही बना। और डिवाइड करने से आपको क्या पता चलता है, नंबर ऑफ़ यूनिक पॉइंट्स, जो कि 1 है, और 1 ही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, आसान सा क्वेश्चन है। कहते हैं 3 घंटियाँ है 12 मिनट 18 मिनट 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो एक निश्चित समय पर वे एक साथ बजती है, और अगली बारी फिर से वो कितने समय बाद ऐसा होगा कि तीनों एक साथ बजेगी। फिर से देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि वो फिर से एक साथ तीनों घंटियाँ कितनी देर बाद बजेगी। सिंपली आपको इन तीनों का ना टाइम का एलसीएम लेना है। और 12 18 और 30 देखो बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो आप करो क्या, इनमें से सबसे बड़े नंबर के ना टेबल्स पढ़ते चलो। जब आप 30 का टेबल पढ़ोगे तो 180 आपको एक ऐसा मल्टीपल मिलेगा जो इन तीनों के टेबल में आ रहा होगा। 180 मिनट ही इसका एलसीएम होगा, जैसे मर्जी आप ले लेना। और इसको 3 घंटे आप कह सकते हो। तो 3 घंटे बाद दोबारा से ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। 3 घंटे इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है, और मैं आपको मेन मेन बातें समझा देता हूँ। इसने बोला है कि एक दुकान का ना कुल राजस्व, मतलब जो टोटल कलेक्शन है वो 1000 करोड़ है। करोड़ बरोड़ आप सब हटाओ, सिर्फ 1000 समझो। और इस 1000 में मतलब एक तरीके से 1000 रुपये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। इसमें से देखो उसका जो मतलब लागत मूल्य है ना, मतलब जो जूता बनाने में पैसा खर्च हुआ है वो 20% है, और वो राजस्व का ही है, 1000 का ही है, और 1000 का 20% आप समझते हो 200 है। तो चलो 200 रुपये तो भाई बनाने में लगे जूते, तो फिर ये 800 क्या है, 800 आप बोलोगे ये उसकी आय है, मतलब ये उसकी इनकम है, उसका प्रॉफिट है। अब इसी 800 में से किस जूते पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो आपको पाई चार्ट से दिखा दिया। और आपसे बहुत आसान सी बात पूछी जा रही है कि एक तो जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, मतलब ज़्यादा राजस्व का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट से भी होगा, देखो यहाँ नज़र आ रहा है। और एक जहाँ हमें सबसे कम हुआ जो कि ये 10 है। इनका अंतर बताना है, आप परसेंटेज में ही अंतर कर लो जो कि 20 बन रहे हैं, और लाभ का यानी 800 का आप निकाल दो 20%। तो 800 का जब 20% निकालोगे तो 160 आपको आंसर मिलेगा। यूनिट करोड़ में चल रही है तो आप बोलोगे 160 करोड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस 18 क्वेश्चन में देखो ये बहुत ही मुश्किल सवाल आप कह सकते हो अगर इसको पूरा मतलब ईमानदारी से आप करोगे।
कहते हैं कि भाई ब्याज की दर प्रति वर्ष है 12%, मतलब 12% से आपको ब्याज मिल रहा है हर वर्ष। 1,000 रुपये की राशि को कितने समय में दुगना किया जा सकता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखो सवाल भी। अब जैसे मैं आपको ना थोड़ी देर के लिए इस सवाल को ना सिंपल इंटरेस्ट का बनवा रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी मत करो। सबसे पहली बात ये समझो, इस 1,000 को तो देखो साइड कर दो। दुगने का मतलब क्या है कि 1 रुपये का 2 रुपये होना, मतलब यहाँ पर एक प्रिंसिपल और 2 अमाउंट। तो इसका मतलब है भाई आपको जो ब्याज चाहिए ना वो भी एक ही चाहिए, क्योंकि अमाउंट देखो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल एक ही है तो इंटरेस्ट भी एक ही होना चाहिए। तो इंटरेस्ट यहाँ पर प्रिंसिपल जितना हो जाना चाहिए, और प्रिंसिपल 100% होता है, तो आप समझो आपको कुल ब्याज ना 100% चाहिए। अब बात करते हैं कि हर साल हमें कितना ब्याज मिल रहा है, तो देखो 12% मिल रहे हैं। पहले साल तो देखो 12 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल ना 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, और ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये मैंने आपको कई बार ही समझा रखा है कि 2 साल का अगर आपको कंबाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओ कि 12 + 12, और एक्स वाई आप समझ रहे हो कि 144 मल्टीप्लाई करना है बटे में 100। तो आप बोलोगे कि 2 वर्षों में तो 25.44% हमें ब्याज मिल जाते हैं। अब इस बात को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि अगर ये सवाल ना मतलब सिंपल इंटरेस्ट का होता, साधारण ब्याज का, तो आप बोलते कि एक साल में 12% मिल रहा है, दूसरे साल भी 12 मिलेगा, और ऐसे ही हर साल 12 मिलता चलेगा, और ब्याज हमें चाहिए 100%, और एक साल में 12% मिल ही रहा है, तो मतलब 8 साल कुछ महीने लगेंगे। तो मतलब 8 साल कुछ महीने में दुगना तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है, जबकि आप समझ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ब्याज पर ब्याज मिलके ये पैसा जल्दी दुगना होगा। तो 8 साल से पहले ये पैसा दुगना हो जाना चाहिए। और 8 से जो कम ऑप्शन है ना, देखो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, 6 वर्ष। बाकी इसको डिटेल आप पेपर में नहीं कर सकते, ये बहुत कैलकुलेटिव है। बस इसी तरीके से समझते हुए इसका आंसर आप कर सकते हो। हालांकि 6 वर्षों में भी ये पैसा कोई दुगना नहीं हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से करके देखना, दुगने से थोड़ा कम मिलेगा, बट हम कह सकते हैं कि 6 वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो पेपर में भाई सिर्फ यही तरीका था इसको करने का। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 19 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 80 का y% 40 है, और 80 का ही मतलब सेम नंबर का ही x% 50 है, तो y से x कितना परसेंट अधिक है। मतलब आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो यहाँ आप नंबर को ना हटा सकते हो, और जो आपका मन करे वो नंबर ले सकते हो। तो मैं देखो वैसे तो 80 भी आसान है, बट मैं 100 ले लेता हूँ। आप 80 पे करके देखोगे ना तो हो जाएगा। अब 100 का भाई 40%, मतलब y% अगर 40 है तो y 40 ही हुआ, आप समझ पा रहे हो। और 100 का x% अगर 50 है तो यानी x भी 50 ही होगा। अब देखो बहुत आसानी से x और y की वैल्यू आपके सामने है। अब कहता है y से x कितना प्रतिशत अधिक है। x देखो आपको 10 अधिक नज़र आ रहा है y से, मतलब आप नीचे y को लिखो, और परसेंट के लिए 100। तो कैलकुलेट जब आप करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 25%। 25% इस क्वेश्चन का है आंसर। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। एक संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात आपको दे रखा है 1:5। तो मैं एक नंबर को 1x मान लेता हूँ और दूसरे नंबर को 5x। देखो ये x जरूर मानना होता है जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि यूनिट भी x भी ना x² बनाता है, इसलिए मैंने x माना है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं बराबर कर देता हूँ 20 के। तो आप समझ पा रहे हो कि 5, देखो यहाँ से 4 बार ही कटेगा, और x² की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 2 होगी। अब जो ये नंबर हमने माने थे ना 1x और 5x, तो आप समझ रहे हो 1 × 2 5 × 2, एक नंबर 2 बन गया, दूसरा नंबर 10 बन गया। और सिंपली हमसे इनका अंतर पूछा है जो कि 8 है, तो 8 इस सवाल का होगा आंसर। बाकी देखो ये पेपर यहाँ ख़त्म होता है, जल्द मैं अगली आंसर की के साथ मिलता हूँ हिंदी मेल की। जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।